हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देविका स्टडीज़। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स के अनसोल्ड पेपर के 2025 के सेट नंबर 4 को कराने हैं। और आज की इस वीडियो में हम इसके क्वेश्चन नंबर 7 को कंप्लीट करा देंगे। और जिसको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो वो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और कल ये सेट नंबर 4 कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आइए अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम इसके पार्ट नंबर 7 को लेकर आए हैं। जिसने इसके पार्ट नंबर 1 से 6 तक नहीं देखे तो वो हमारे चैनल पर जाकर वीडियो को ज़रूर देखें। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 7वां पूछा गया था कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव की परिघटना प्रकाश की किस प्रकृति की पुष्टि करती है। प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन से संबंधित आइंस्टीन का समीकरण लिखिए तथा इसके आधार पर प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियमों की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। तो ये क्वेश्चन पूरे 5 नंबर का पूछा गया था। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव की परिघटना प्रकाश की किस प्रकृति की पुष्टि करती है। तो आपको पता होना चाहिए कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव की परिघटना प्रकाश की क्वांटम प्रकृति की पुष्टि करती है। किसकी पुष्टि करती है? तो प्रकाश की क्वांटम प्रकृति की पुष्टि करती है। अब आगे आप समझिए कि आखिर ये प्रकाश वैद्युत प्रभाव होता क्या है। तो बच्चों, प्रकाश वैद्युत प्रभाव ये होता है जब एक धातु के टुकड़े पर निश्चित आवृत्ति या उससे अधिक आवृत्ति का प्रकाश आपतित कराते हैं तो धातु के टुकड़े से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होना शुरू हो जाता है। इसी घटना को प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। और एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि अगर जो ये प्रकाश आ रहा है तो अगर ये निश्चित आवृत्ति से कम है, मतलब इसमें कम ऊर्जा है, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा। तो जो ये धातु का टुकड़ा है इसमें से इलेक्ट्रॉन कहीं नहीं जाएंगे अगर जो आने वाला प्रकाश है उसकी आवृत्ति निश्चित आवृत्ति से कम है तो। ठीक है, तो ये होता है हमारा प्रकाश वैद्युत प्रभाव। अब अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण को समझाइए। तो ये क्वेश्चन आपसे 2023 में भी पूछा गया था और यही क्वेश्चन 2025 के 2 सेटों में भी पूछा गया है। और ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसे तो अपने एग्जाम के लिए आपको तैयार करना ही पड़ेगा। तो आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण होता क्या है। तो बच्चों, इसमें लिखोगे कि सन 1905 ईस्वी में आइंस्टीन ने प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर की। इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों या फिर बंडलों के रूप में चलता है जिन्हें फोटोन कहते हैं, और प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा h न्यू होती है। कैसे? मतलब इसमें ये बताया गया है कि जो ऊपर से प्रकाश आ रहा है तो वो ऐसे सीधा ना आकर ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों के रूप में आता है या फिर उनके छोटे छोटे बंडलों के रूप में आता है। ठीक है, और तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं क्या? फोटोन। और एक फोटोन की ऊर्जा होती है h न्यू। क्या होती है? h न्यू होती है। ठीक है, तो फोटोन अपनी ऊर्जा h न्यू को धातु के अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को दे देता है और इलेक्ट्रॉन उस ऊर्जा को 2 रूपों में खर्च करते हैं। मतलब जो ये प्रकाश आ रहा है, मतलब छोटे छोटे पैकेटों या फिर बंडलों के रूप में, यानी फोटोन के रूप में। और जबकि फोटोन की ऊर्जा h न्यू होती है, तो जैसे ही ये इस धातु के टुकड़े पर गिरती है ये ऊर्जा, तो इलेक्ट्रॉन क्या काम करते हैं? इस ऊर्जा को अपनी ओर खींच लेते हैं। मतलब उसकी सारी ऊर्जा इलेक्ट्रॉन खींच लेते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन इतने चालाक होते हैं कि एक जी फोटोन की सारी ऊर्जा खींच लेते हैं। ठीक है, और वो इस ऊर्जा को फिर 2 रूपों में खर्च करते हैं। कैसे कैसे? एक तो करते हैं धातु की सतह से बाहर निकलने में कार्य फलन के रूप में, यानी W बराबर h न्यू नोट। इसमें करेंगे W बराबर h न्यू नोट में। मतलब जैसे ही इनसे इलेक्ट्रॉनों ने ऊर्जा सारी खींच ली, तो एक तो वो क्या काम करेंगे? एक तो वो आधी तो ऊर्जा खर्च करेंगे कि इस धातु की सतह से हम निकले हैं बाहर, तो फिर वो बाहर निकल के उन्होंने क्या किया? कार्य किया। तो यही क्या कहलाया? उनका कार्य फलन। तो आ गया इलेक्ट्रॉन इधर। पर जब अब इलेक्ट्रॉन सिर्फ इससे आया है बाहर, पर अब उसे कुछ ना कुछ ये स्पीड चाहिए जिससे वो उधर को चला जाए, है ना। अब उसे कुछ ऊर्जा ये भी तो चाहिए कि वो इधर से चला जाए। ठीक है, तो वो दूसरा काम करता है कि जो उसकी बची हुई ऊर्जा होती है तो वो इलेक्ट्रॉन को गति
कराने में होती है खर्च, है ना। अब इलेक्ट्रॉन को क्या कराएगा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन खुद को गति कराने में उसकी आधी ऊर्जा क्या कर देगा, खर्च कर देगा। तो इसकी अधिकतम गतिज ऊर्जा होती है मतलब कि मैक्सिमम बराबर 1/2 mv²। ये भी क्या आ जाएगा, मैक्सिमम, है ना। तो ये इसकी अधिकतम गतिज ऊर्जा होती है। एक बार और वो समझिए कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन इससे ऊर्जा को लेगा तो वो उसे दो रूपों में खर्च करता है। एक तो इस धातु की सतह से बाहर निकलने में कार्य करता है, जिसे कहते हैं कार्य फलन। तो वो हो जाएगी W बराबर h/ν0 के बराबर। अब वो दूसरा अपने आप को क्या करवाएगा, गति भी करवाएगा। तो जो उसकी शेष ऊर्जा होगी तो वो इलेक्ट्रॉन को गति कराने में खर्च होगी। तो ये होगी अधिकतम गतिज ऊर्जा, यानी के मैक्सिमम बराबर 1/2 mv² मैक्सिमम के। ठीक है। अब ये दोनों ऊर्जा मतलब टोटल ऊर्जा हमारे पास आ चुकी है। तो जो फोटोन होता है उसकी पूरी ऊर्जा किसके रूप में खर्च होती है, दो रूपों में। एक तो इलेक्ट्रॉन करता है कार्य फलन के रूप में, मतलब इस धातु की सतह से बाहर निकलने में, और दूसरा कैसे करता है, दूसरा खुद को करता है गति देने में। तो दूसरा आ जाएगा गतिज ऊर्जा के रूप में। तो फोटोन होता है E, जो होता है E बराबर h/ν होती है टोटल ऊर्जा, और बराबर कार्य फलन होता है क्या, W, और जी इसमें गतिज ऊर्जा होती है हमारी K मैक्सिमम। E का कितनी होती है ऊर्जा, E होता है h/ν के बराबर, और W होता है h/ν0 के बराबर प्लस, और हमारा K मैक्सिमम होता है 1/2 mv² मैक्सिमम के बराबर। ठीक है, ये आ जाएगा इसके इधर यहीं। तो अब क्या काम करेंगे हम इसमें, ये तो अपनी जगह ऐसे ही रहेगा और ये वाला इधर चला जाएगा माइनस में, तो इधर आ जाएगा 1/2 mv² मैक्सिमम। तो ये सोचो कि ये तो अपनी जगह ऐसे ही रहा, और ये h/ν0 इसके पास चला जाएगा, वो भी कैसे, तो फिर ये जाएगा माइनस में चला गया। अब इसमें से क्या कॉमन आ सकता है, तो इसमें से हम अब h को कॉमन करेंगे। तो जब h कॉमन आएगा तो हो जाएगा न्यू माइनस ν0 के। तो बस यही है इसका आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण। क्या है ये, तो ये होता है आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण। इसमें लिख देना h क्या है, तो h होता है बच्चों प्लांक नियतांक, h होता है प्लांक नियतांक। ठीक है, और न्यू होता है यहाँ फोटोन की आवृत्ति। किसकी आवृत्ति, फोटोन की आवृत्ति हो गई इसमें न्यू, और ν0 क्या है, और इसमें जो ν0 है ये है देहली आवृत्ति। कौन सी आवृत्ति, तो ये होती है बच्चों देहली आवृत्ति। ठीक है, तो ये था हमारा आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण, जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब इसमें अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन का नियम लिखिए। ठीक है, तो इसमें होते हैं पूरे 5 पॉइंट। तो सबसे पहला पॉइंट है कि प्रकाश के धातु की सतह पर पड़ने और इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के बीच कोई समय अंतराल नहीं होता है। मतलब कि धातु पर प्रकाश पड़ते ही इलेक्ट्रॉन तुरंत उत्सर्जित होने लगते हैं। कैसे, अब जैसे ये थी हमारी, अब इसमें दिखाती हूँ आपको कि इनके बीच में जो वो समय अंतराल है वो बिल्कुल नहीं होता। तो जैसे ही प्रकाश एकदम इस पर धातु की सतह पर गिरा तो ये इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन जो है वो गिरते ही इन्होंने इससे ऊर्जा खींच ली और एकदम ही इनका उत्सर्जन शुरू हो गया। तो इस बीच में कोई भी समय अंतराल नहीं है, मतलब कोई भी टाइम का गैप नहीं है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो इसका पहला पॉइंट था कि प्रकाश के धातु की सतह पर पड़ने और इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के बीच कोई समय अंतराल नहीं होता है, यानी धातु पर प्रकाश पड़ते ही इलेक्ट्रॉन तुरंत उत्सर्जित होने लगते हैं। ठीक है, अब इसका दूसरा पॉइंट है कि इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की दर आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है। कि जो प्रकाश आ रहा है, मतलब आपतित जो प्रकाश है जो उसकी तीव्रता है, तो उसी पर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की जो दर है तो वो उस पर निर्भर करती है। कैसे, कि जैसे ही प्रकाश की तीव्रता को हमने बढ़ा दिया तो इलेक्ट्रॉन भी जल्दी से जल्दी क्या होंगे, उत्सर्जित होंगे, मतलब जल्दी से जल्दी इलेक्ट्रॉन उसमें से निकल जाएंगे। ठीक है, अब इसका तीसरा पॉइंट है कि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा, मतलब जो इसमें से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं तो उनकी अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है। आपको इसमें बताया था कि जो आ रहा है प्रकाश तो वो या तो होना चाहिए निश्चित आवृत्ति का या फिर उससे अधिक
अधिक आवृत्ति का होना चाहिए, है ना, बताया था। तो जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की जो अधिकतम गतिज ऊर्जा है तो वो आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर भी निर्भर करती है। अब इसका चौथा पॉइंट था कि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। आपको इसमें ये बात अच्छे से पता होनी चाहिए कि जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा है तो वो जो आ रहा है प्रकाश उसकी तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है, ठीक है। और इसका मतलब पांचवा पॉइंट है कि यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति एक निश्चित आवृत्ति से कम हो तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होगा, ठीक है। तो ये है इसके 5 पॉइंट। अब इसमें अथवा करके अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या पूछा गया था, अथवा करके अगला क्वेश्चन पूछा गया था न्यूक्लियॉन से क्या तात्पर्य है, और आगे पूछा गया नाभिक की द्रव्यमान संख्या क्या होती है। नाभिक की द्रव्यमान संख्या और त्रिज्या में संबंध लिखिए तथा दर्शाइए कि नाभिक का घनत्व द्रव्यमान संख्या पर निर्भर नहीं करता है। तो ये क्वेश्चन भी पूरे 5 नंबर का पूछा गया था। तो सबसे पहले हम इसमें समझेंगे कि न्यूक्लियॉन होते क्या हैं। तो जैसे ये है क्या, एक परमाणु, क्या है, परमाणु है। ये क्या है बच्चों, तो ये है एक परमाणु। तो परमाणु में क्या होता है, परमाणु में होता है हमारा क्या, नाभिक। परमाणु के अंदर क्या होता है, नाभिक होता है। और नाभिक में कौन कौन सी चीज़ होती है, तो नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं। और प्रोटॉन पर होता है इसमें प्लस का चार्ज, और जो न्यूट्रॉन है उस पर कोई भी चार्ज नहीं होता, मतलब वो उदासीन होता है, ठीक है। तो इसे ही क्या कहते हैं, तो इसे ही न्यूक्लियॉन कहते हैं। तो आप इसमें लिखोगे कि परमाणु के नाभिक में पाए जाने वाले कणों को न्यूक्लियॉन कहते हैं, जैसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। अब अगला पूछा गया है इसमें क्या, द्रव्यमान संख्या क्या होती है। तो ये भी यही होती है कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या का योग परमाणु की द्रव्यमान संख्या कहलाती है, और इसे ए से दर्शाते हैं। जैसे ए बराबर हो जाएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग, ठीक है। तो इसे क्या कह देंगे, तो इसे ही कहते हैं हम इसमें द्रव्यमान संख्या। अब इसमें अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि नाभिक की द्रव्यमान संख्या और इसकी त्रिज्या में क्या संबंध है। तो त्रिज्या होती है आर नाभिक की, तो आर बराबर आर नोट ए की पावर 1/3। तो ये इनमें संबंध है जो कि आपको पता होना चाहिए कि आर बराबर आर नोट ए की पावर 1/3। तो आर क्या है यहाँ, आर है यहाँ नाभिक की त्रिज्या। किसकी त्रिज्या, तो आर होता है यहाँ नाभिक की त्रिज्या। अब इसमें आर नोट क्या होता है, तो आर नोट होता है यहाँ आनुभाविक नियतांक। कौन सा नियतांक, आनुभाविक नियतांक, आनुभाविक नियतांक। और अगला इसमें ए क्या है, तो ए है इसमें हमारी द्रव्यमान संख्या, ठीक है। तो ये इन दोनों के बीच में क्या है, संबंध है। अब इसके आगे का क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि परमाणु के नाभिक का घनत्व द्रव्यमान संख्या पर निर्भर नहीं करता है। तो आपको इसमें ये दिखाना है। तो इसमें आप लिखोगे कि माना नाभिक की त्रिज्या आर तथा इसका द्रव्यमान संख्या ए है। अब हम लेंगे परमाणु का आयतन, क्योंकि नाभिक किस में होता है, तो ये परमाणु के अंदर होता है। और परमाणु कैसा होता है, परमाणु होता है गोल। तो जो हमारा गोले का आयतन होगा वही हमारा परमाणु का आयतन होता है। गोले का आयतन हमारा परमाणु का आयतन होता है। तो परमाणु का आयतन होगा हमारा 4/3 पाई आर की क्यूब। क्या होगा, 4/3 पाई आर की क्यूब। और अभी हम आगे पढ़ के आए हैं कि जो नाभिक की त्रिज्या है उसका सूत्र क्या है। तो नाभिक की त्रिज्या होती है कैपिटल आर बराबर आर नोट ए की पावर 1/3, ठीक है। तो अब इसमें आर की जगह इस आर का मान रख देंगे तो हो जाएगा v बराबर 4/3 पाई, आर की जगह आ जाएगा आर नोट ए की पावर 1/3, और इस पूरे की पावर क्या 3 है। तो होगा इसमें v बराबर 4/3 पाई। तो आर नोट की तो आ गई 3 पावर, और ए की पावर 3 से 3 कट जाए क्योंकि 1/3 है और गुना में 3 है, तो 3 से 3 कट गया तो ए आ गया 1। आ गया इतना समझ में। तो यहाँ हमारा आयतन तो आ गया इतना। आयतन ही क्यों यूज़ किया गया इसमें, क्योंकि इसमें हमें क्या बताना है, घनत्व को। और जबकि इसमें घनत्व का सूत्र क्या होता है, तो बच्चों घनत्व का सूत्र होता है द्रव्यमान बटे आयतन के। तो इसलिए इसमें आयतन हमें निकालना ज़रूरी है। आयतन इसीलिए निकाला गया है क्योंकि इसके सूत्र में आयतन आता है।
तो हमारा घनत्व होता है रो और आयतन ए, और वो द्रव्यमान ए और आयतन हो गया कैपिटल वी। तो रो बराबर ए बटे वी का मान कितना है 4/3 पाई आर नॉट की क्यूब ए। ठीक है, तो ए से ए कैंसिल हो गया और ये 3 चला गया ऊपर, जैसे ऐसे 1/4/3 है तो 3 चला जाएगा ऊपर। ठीक है, तो हो जाएगा क्या रो बराबर 3/4 पाई आर नॉट की क्यूब। ठीक है, तो ये आ गया हमारा घनत्व का। तो इससे क्या सिद्ध होता है, तो इससे पता चलता है कि नाभिक का घनत्व यानी रो द्रव्यमान संख्या है ए। तो इसमें आपको कहीं सूत्र में ए चमक रहा है, अब नहीं चमक रहा, तो वो उस पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, तो ये इस पर निर्भर नहीं करता है, मतलब इसमें जो ये रो है तो ये ए पर निर्भर नहीं करता। तो इससे पता चलता है कि नाभिक का घनत्व द्रव्यमान संख्या पर निर्भर नहीं करता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, और जिससे वीडियो पसंद आई हो तो वो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।